18 महीने में मैं मैक्सिमम टाइम रोता था और अपने आप को बस किसी तरह सोचता था कि अगर मैं इस लेवल तक आ गया हूं तो भगवान ने कुछ सोचा होगा और मैं इससे ऊपर भी जाऊंगा। क्योंकि जब मैं मरूंगा, जब मैं आंखें बंद करूंगा, अपनी आखिरी सांस ले रहूंगा, तो एक ही बात की खुशी होगी कि मैंने इस जन्म में जो सोचा वो ही करके जा रहा हूं। क्योंकि मैं 5 फुट 5 इंच का लड़का उस रूम में पैर मोड़ के सोता था भैया, और सुबह जब मैं उठता था तो मेरे पैर नहीं खुलते थे। तो जो मेरी लाइफ का जो सबसे मेन इंसिडेंट था, वो इंसिडेंट वही तब 2007 में मेरे साथ घटा और शुरू में ही घट गया था। तो उसमें द थिंग इज कि हमारे पास ना उस लेवल के शूज़ नहीं होते और उस लेवल का ट्रेनिंग इक्विपमेंट नहीं होते कि जिस लेवल पे आपको एशिया रिप्रेजेंट करने के लिए अदर कंट्रीज में फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और सहारनपुर जैसे शहर में आप इमेजिन कर सकते हो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बेसिकली क्या था, हम नंगे पैर स्क्वाट्स करते थे। अच्छा। अब नंगे पैर स्क्वाट्स क्या करते थे, हम पैरों की एडी के नीचे छोटी ना बारीक लकड़ी की फट्टी लगा देते थे, जिससे कि पैरों की बैलेंसिंग ऐसे हो जो शूज़ वाली लेवल पे आए। तो अब उस टाइम जुनून भी बहुत था एक्सरसाइज, मतलब वेट उठाने का। तो जब मैं स्क्वाट कर रहा था, संडे का दिन था, जिम में कोई था नहीं। शुरू में पहला सेट 50 लगाया, 100 किया, 150 किया, 200 किया, 260 पे जब मैं पहुंचा ना, तो मुझे कहा कि अब मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत है। 260 केजी। तो ये जो जिम था वो सेकंड फ्लोर पे था, और मैंने सेकंड फ्लोर बाहर आके नीचे झांक के जब देखा तो नीचे एक टिक्की की रेडी लगती थी जिसपे वो टिक्की तलता था। मैं उनके यहाँ छोटू था, मैंने उस छोटू को ऊपर बुलाया क्योंकि वो तो रोज़ मुझे देखता था आते जाते। उसने मेरी एक आवाज़ पे ऊपर आया, हाँ जी भैया। मैंने कहा बेटा तो एक काम, उस टाइम दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है कि ये क्या हेल्प करेगा, इसको तो पता ही नहीं है टेक्निक। तो वाइल यू डू स्क्वाटिंग ना, जो आपके पीछे सपोर्टर है वो आपके साथ ही बैठेगा और आपके साथ ही खड़ा होगा। अगर वो आपके बैठते हुए वो खड़ा रहा तो दैट मीन्स आप आगे गए। मैंने एक रैप किया, दूसरा रैप किया, तीसरे रैप में सबसे पहली बात तो वो फट्टी जो है वो मेरे ज़्यादा प्रेशर से वो मेरे पैर के नीचे से निकल गई, फिसल गई। और वो लड़का इतना वो नहीं था कि जो बैलेंस कर पाता, तो वो जो मैं गिरा ना और वो लड़का मेरे ऊपर गिरा, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हॉस्पिटल में मेरी आँख खुली और एज सच इतना कोई बहुत ज़्यादा दर्द मुझे फील नहीं हो रहा, तो मुझे यही समझ में नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है। मैं इस स्टेज पे था कि जो इसको हम बोलते हैं डिस्क बल्ज, और एक होता है डिस्क डैमेज, कि वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी है कि जो फ्लूइड तो बाहर आ ही गया है, इतना नहीं, सारा जो ऊपर की कैप है वो तो टूट के ब्लड ये भी टूट चुकी है, वो स्प्रिंग ही टूट चुका है। अच्छा। तो बेसिकली वो भी मुझे कैसे पता चला कि मेरा जो राइट पैर था ना वो हिलता ही नहीं था। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया, तो डॉक्टर ने उस टाइम मुझे बोला कुछ नहीं हुआ। वहाँ से एम्बुलेंस करके मुझे गाज़ियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में लेके आया, जहाँ पे मेरे एक बहुत क्लोज अंकल ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। उन्होंने मेरा एमआरआई कराया। उन्होंने बोला यार इसका तो बड़ा केस, इस बेसिकली क्या हो गया है, इसकी डिस्क स्लिप नहीं है, इसकी जो 4 डिस्क है ना वो टूट चुकी हैं, तो इसकी तो सर्जरी करना ही पड़ेगा। और सर्जरी करने में भी क्या होगा कि उन डिस्क को हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उस डिस्क को हम फ्यूज कर सकते हैं। फ्यूज इन द सेंस जो वो टूट चुके हैं उनको चिपका देते हैं वो, और जो जेल है वो सारा निकाल देते हैं। और जेल निकालने से क्या होता है, आपका वो जो ब्लड फ्लो रुका हुआ है वो चल जाता है। तो उस ड्यूरेशन में अब बट एज ए बीइंग अ फैमिली ये डिसीजन लेना कि सर्जरी करें क्या करें, बट डॉक्टर ने बोला था और कोई ऑप्शन नहीं है कि सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। तब वही हुआ कि मेरी वो 4 डिस्क फ्यूज की गई और उस जेल को बाहर निकाला गया। उस जेल को बाहर निकालने के तक भी मेरे इस लेग पे इतना इम्पैक्ट आ चुका था कि ये काइंड ऑफ 90% वर्क करना बंद कर चुकी थी। क्योंकि अगर इसमें 10 घंटे में ये पूरी खराब हो जाती है और अगर 5 घंटे इसमें ब्लड नहीं गया तो इसके एक्शन में फर्क आ जाता है। ये बाद में मैंने पढ़ा मेरे साथ इंजरी होने के बाद कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं उसके बाद ये था कि खुद से कुछ काम नहीं कर सकता था। अब एक लड़के के लिए जिसने अपनी पूरी लाइफ एक चीज को दे दी, और बेसिकली क्या था, मैं उस टाइम फेम का एक नशा भी चख चुका था, वो भी गया।
देन जो लोग हमेशा डीमोटिवेट करते थे उनको कहने को ये बात भी मिल गई कि हमने तो पहले ही बोला था, इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, अब बॉडी बिल्डिंग तो छोड़ो, ये लड़का भी गया। ठीक है, अब ये सोचो एक लड़के के लिए 18 महीने, जो एक भी दिन बिना एक्सरसाइज के नहीं रहा, ठीक है, और अपना घर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि किसी की सुन नहीं सकता था, और अपना हॉस्टल इसलिए छोड़ दिया कि उसको लाइफ में कुछ बनना था, वो एक कमरे में कैसे रहा होगा 18 महीने? 18 महीने में मैं मैक्सिमम टाइम रोता था और अपने आप को बस किसी तरह सोचता था कि अगर मैं इस लेवल तक आ गया हूं तो भगवान ने कुछ सोचा होगा और मैं इससे ऊपर भी जाऊंगा। अब मैं भगवान की दुआ से पता नहीं कैसे ना कैसे थोड़ा ठीक होने लगा, इतना कि चल फिर सकूं। और बट उस 18 महीने में मैंने इतना कुछ सुन लिया कि मैंने सोचा मैं अपना घर छोड़ दूंगा। तो मैंने तब ये जो हमारे एक भैया है, जब हम एक ग्रुप में बैठे हुए थे, वो मेरे से मिलने ही आए थे, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आए थे मेरे से मिलने 10-12, तो उन्होंने ही बताया कि मेरठ में एक ट्रेनर की जॉब है, तो वो किसी और को कह रहे थे कि तू वहाँ चला जा। और मैं इस बात को सुन रहा था, और जैसे ही वो ख़त्म हुआ और मैंने भैया को सबसे पहले कॉल किया, भैया मुझे भेज दो। भैया ने कहा यार तेरे इतना प्रॉब्लम है और तू 2-2.5 हज़ार की नौकरी 3 हज़ार की नौकरी करेगा क्यों? क्योंकि फैमिली तेरी इतनी अच्छी है, सपोर्टिव है। मैंने कहा नहीं भैया मुझे भेज दो प्लीज़। तो उन्होंने कहा ठीक है तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मेरठ में ऐसे ऐसे PL शर्मा रोड पे प्रवोक जिम है, वहाँ पे तेरे को जाना है। तो मैं उस कंडीशन में घर छोड़ दूँ, पेरेंट्स से अलाउ कैसे कराऊँ, क्या कराऊँ, बट पता नहीं क्या पेरेंट्स ने भी अलाउ कर दिया कि ठीक है, क्योंकि ना वो भी ये हो चुका था कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सुन लिया था उस कंडीशन को। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं शाम को 4 बजे सहारनपुर से देरा बॉम्बे चलती है, मैं उस ट्रेन में बैठा और मैं मेरठ उतरा, मेरे यहाँ एक हाथ में बैग था और मैं पहली बार अपने घर से कुछ करने के लिए बाहर निकल गया था। सो मैं वहाँ जिम पे गया, तो ये एक लड़का है सचिन त्यागी, आज भी मेरी फेसबुक प्रोफाइल में लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। सो इन्होंने कहा भैया चलो आपको जिम दिखा देता हूँ। उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं अलाउ नहीं था। मैंने देखा ये तो 2nd फ्लोर पे, पर मैंने कहा अब अगर मैं इसको अपनी कमज़ोरी बताऊँ, मैंने वो बेल्ट बांधी हुई थी अंदर जो सपोर्टिव बेल्ट होती है, बट फिर भी मैं पकड़ के चढ़ गया, ऊपर पहुँच गया, मैंने जिम देख लिया, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा मेरा रहने का इंतज़ाम, उसने कहा वो तो आप खुद ही करोगे ना, या आप एक काम करो यहाँ ना जिम में ही सो जाया करो। मैंने कहा यार ऐसे फैमिली का तो मैं हूँ नहीं कि जो जिम में ही सो जाऊँ। तो भाई मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ अपना ना। तो मैं वो बैग लेके पूरे PL शर्मा रोड पे, आज भी मुझे याद है, इधर से उधर और उधर से उधर घूमता रहा, किसी ने मुझे एक कमरा नहीं दिया रहने के लिए। सो अब कितने लोग इस बात को बिलीव करेंगे कि मैं एक बहुत अच्छे वेल टू डू परिवार का होने के बाद भी, इंजर्ड होने के बाद भी, आज मैं वो भी बात आपको बता देता हूँ कि मैं 7 महीने जो घरों के ऊपर टावर होते हैं ना भैया, एयरटेल वोडाफोन, उसमें एक रूम बना होता है छोटा। अब उस रूम में अगर मैं किसी को भी बोलूँ सोने के लिए, मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे एक रात सो के दिखाए कोई उस रूम में, कितने ही गरीब परिवार का क्यों ना, क्योंकि मैं 5 फुट 5 इंच का लड़का उस रूम में पैर मोड़ के सोता था भैया। और सुबह जब मैं उठता था तो मेरे पैर नहीं खुलते थे, मेरे नीज लॉक हो जाते, इतने अकड़ चुके होते थे। क्योंकि सारा दिन जिम में मेहनत करने के बाद जब मैं सोता था तो मुझे यही नहीं पता होता था मैं कहाँ सोता हूँ, और सुबह जब उठता था तो पैर सीधे करने में मुश्किल होती थी। और जिस दिन लेग ट्रेन कर लिया उस दिन तो और भी ज़्यादा दिक्कत। हमारे ना जापान से एक डॉक्टर आए हुए थे, जो कि एक अगेन कैरोप्रैक्टिक हेल्थ ग्रुप था, उन्होंने एक कैंप लगाया था, और वो कैंप इन्होंने लगाया था यहाँ पे इफ्को चौक में एक होटल है उसके अंदर। सो मैंने वहाँ पे दिखाया, उन्होंने मुझे बताया पहली बार लाइफ में कि मेरी जो स्पाइन की इंजरी है वो तो है ही, उसके बाद मेरी जो हैमस्ट्रिंग है और मेरे जो ग्लूट एरिया है वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि वो मेरी स्पाइन को और संभाल नहीं पा रहे। तो उन्होंने मुझे बोला आपने कभी हैमस्ट्रिंग ट्रेन नहीं करी? हमारे जिम में हैमस्ट्रिंग की मशीन ही नहीं थी भैया। ओहो, मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे
काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, हाउ टू ट्रेन योर सेल्फ, कैसे करना है। और फिर मैंने खुद से भी कुछ कुछ पढ़ रहा था जब से इंजरी हो रही थी, तो फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद ही शुरू किया और मैंने फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करना, स्पाइन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग करना, ग्लूट स्ट्रॉन्ग करना, उस तरह की एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी। बट मैं आज बोल रहा हूँ कि मैंने कर दी, बट वो एक्चुअली क्या है, सब कुछ डिसाइडेड था। जब मुझे इंजरी होनी थी तो होनी थी, जब ठीक होनी थी तो ठीक होनी थी। बस मेरा एक टॉलरेंस पार चेक हो रहा था कि जिसके बिहाफ पे मुझे ये अचीवमेंट मिल पाए। देने वाला भी तो सबको नहीं दे सकता ना। हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ आबादी है, सबको वर्ल्ड चैंपियन थोड़ी बना देंगे। तो वो चंद लोग ही बन पाएंगे ना जिनकी कैपेबिलिटीज एंड टॉलरेंस पार एक नॉर्मल पर्सन के बियॉन्ड हो। तो वो चलता रहा, मेरी इंजरी पता नहीं ऑटोमेटिकली ठीक होने लगी और फिर ना वो डिप्रेशन वाला फेज़ भी ख़त्म हो गया। और वो डिप्रेशन वाला फेज़ ख़त्म होने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये था कि 2008 में जब से हमारे घर में नीलम आई थी, मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ का नाम नीलम है, तब से मुझे एक हिम्मत नीलम से भी बहुत मिली कि मैंने अपने आप को संभाल के रखा। तो इस बीच में आप वर्कआउट शुरू कर चुके थे या नहीं? मैं शादी के दौरान कोई वर्कआउट नहीं कर रहा था, बट हाँ शादी के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी वर्कआउट करने की हिम्मत जुटा ली थी। पता नहीं एक्चुअली क्या है, सिचुएशन कैसे बनती है। 2010 में मैंने कोई प्लान नहीं किया था मैं कोई कॉन्टेस्ट खेलूंगा, बट हाँ मैंने नॉर्मल वर्कआउट शुरू कर दी थी। हाँ, मैं अगर जिम में आके 7 kg डंबल उठाता था, कब मैं वो 20 उठाने लगा और कब 30 उठाने लगा मुझे समझ में ही नहीं आया। और लोअर बैक का पेन कहाँ गया वो भी समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर मैं साइंस के हिसाब से एक बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर को अपना MRI आज भी दिखा दूं ना, बोलते ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ मैं कर तो रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो साइंस के बियॉन्ड होती हैं, जहाँ पे आप साइंस छोड़ के अपना ब्रेन जो है इतना ज़्यादा एक्टिव कर लेते हो कि वो आपको संभालने लगता है। तो वो आपके साथ हो रहा है। जब तक संभल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप करो। और बट अगर एज ए डॉक्टर मैं बोलूँ और इस साइंस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो प्लीज़ मत करो। अच्छा, मैंने कहा प्लीज़ मत करो, मतलब कह रहे अभी तो आपके मसल स्ट्रांग है, जब आप ये एक्सरसाइज छोड़ोगे मसल वीक हो जाएंगे, 50 के बाद क्या करोगे? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 33 मेरी उम्र है, 17 साल और बोल रहे हैं, 50 के बाद जीना किसे है? क्योंकि अगर मैं ये 17 साल बिना एक्सरसाइज के रहा तो मेरे लिए तो 50 पकड़नी मुश्किल है, मैं तो पहले ही मर जाऊंगा। और अगर 50 में मैं 17 साल तो अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए इतना कर जाऊंगा, उसके बाद तो वो अपने आप को इतना कैपेबल बना पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे। तो मैंने कहा ये मत बताओ मुझे। मैंने कहा साइंस भी कहीं ना कहीं तो घुटने टेकेगी ना। तो ये हकीकत है और ये मैं बोलना भी चाहता हूँ, जहाँ आपका माइंड गिव अप कर देगा वहाँ समझो सब खत्म है। और अगर आपके माइंड ने एक बात नहीं सीखी, गिव अप करना, तो दुनिया में आपको कोई ताकत नहीं है जो रोक पाए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इतना डिटर्मिनेशन आप में था? हाँ ना, डिटर्मिनेशन तो था ही, अपने ऊपर इतना विश्वास था कि भगवान मेरे से इतना खफा नहीं हो सकता कि जो मुझे सिर्फ क्या मांगा मैंने कुछ नहीं मांगा भैया। मैंने कोई बड़ी गाड़ी, मैंने कोई बड़ा घर, मैंने कोई बहुत ज़्यादा कोई लेविश लाइफस्टाइल नहीं मांगी। मैंने सिर्फ क्या मांगा, यतिंदर सिंह नीचे ब्रैकेट में वर्ल्ड चैंपियन, यही तो मांगा है। नाम के सामने वर्ल्ड चैंपियन लगा दो, अगले दिन मुझे बोल दो कि और तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो वो नाम इतना भारी है जिसके सामने दुनिया की हर चीज़ बहुत छोटी है। और मैंने हर चीज़ त्यागने की हिम्मत रखी है। अगर आज भी मुझे बोलो ना एक पलड़े में इतना कुछ है और एक पलड़े में वर्ल्ड, में तो बोलूँ भाई मेरा ये टाइटल ही ठीक है। क्योंकि जब मैं मरूंगा, जब मैं आंखें बंद करूंगा, अपनी आखिरी सांस ले रहूँगा, तो एक ही बात की खुशी होगी कि मैंने इस जन्म में जो सोचा वो ही करके जा रहा हूँ। और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जा रहा हूँ कि जिस आने वाली जनरेशन जब 15 से 20 साल तक ये डिसाइड कर रही होगी मुझे IPS, IAS, इंजीनियर, पुलिस में जिसमें भी जाना है, और जो उसको उस बोलेंगे कि तू नहीं बन सकता, तो वो एक ही बात बोलेगा, यतिंदर भैया आधी स्पाइन खराब होने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, तो मैं IPS तो बिल्कुल आराम से बन जाऊंगा। भैया 2015 चढ़ते ही मुझे नहीं पता मैं कितने टाइटल जीत गया।
इंक्लूडिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इंक्लूडिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अब वो भी लास्ट ईयर भी थाईलैंड में हुई थी चैम्पियनशिप 2015 में, और मैं 4th आया था, और मेरी फिजिक बहुत उस लेवल की भी नहीं थी कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊं। बट 2015 में मेरी फिजिक में चेंज आने लगा, और वो चेंज लोग मुझे देख के बोलते हैं जो मेरे कि आपने भैया बहुत मेहनत करी है, आपको नहीं पता। बट मुझे लगा इतनी तो नहीं करी, वो ठीक करी है, बट फोकस था बड़ा। तो वो थाईलैंड गए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और मेरा वहाँ पे सिल्वर मेडल आया। ऑल दो जो फर्स्ट आया था वो भी इंडियन था, और वो 4थी बार सेम वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बना था। इनका नाम है बॉबी सिंह। सो वो बहुत सीनियर है। जब वो सब नेशनल एंथम बने ना और सब खड़े हुए सारे लोग, सो ऐसा लगा कि अच्छा इसीलिए इस दिन के लिए मैं इतना सेक्रीफाइस कर रहा था। और अगर आप पूछो कि वो सेक्रीफाइस बड़ा है या वो तिरंगा झंडा लेके खड़े होना, वो सेक्रीफाइस तो कुछ भी नहीं है। जब आप बाहर की कंट्री में अपना नेशनल एंथम सुनते हो ना, और तिरंगा आपके हाथ में होता है, सो इट बी फील लाइक कि बस आज तो खत्म हो गई, मतलब आपकी लाइफ का एंड हो गया। वो असली चीज़ कौन समझ सकता है? एक स्पोर्ट्समैन समझ सकता है। अगर आपको एक मैसेज देना हो यूथ को तो आप क्या दोगे? सो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि गिव अप करना जो है ना, वो बहुत इजी होता है। कि आप हथियार तो कहीं भी डाल सकते हो या कहीं भी हार मान सकते हो, बट इंसान को इतनी तो जिद्दी होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में गिव अप ना करे, थोड़ा पेशेंस रखे। क्योंकि द थिंग इज कि अगर आपको कुछ भी चीज़ अचीव करनी है ना, यू नीड टू हैव अ पेशेंस कि आप कितना पेशेंटली उस काम को करते हो। क्योंकि आज शुरू किया तो कल नहीं मिलेगा, आज शुरू किया तो मे भी अगले महीने मिले या उससे अगले महीने मिले, बट आपका दृढ़ निश्चय यही होना चाहिए कि मिलेगा जरूर। Sir, thanks a lot for coming on Storytellers. So thank you so much for giving me an opportunity where I can share my experience, और मैं उस यूथ से कनेक्ट कर पाऊँ जिनके लोगों के बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और स्टोरी टेलर के थ्रू अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, सो थैंक यू सो मच।